चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने फोर्सेस एंड उसका रिजोल्यूशंस को देखा था ना। अभी आगे चलता। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का है वो है आपका एनर्जी। ओके, नेक्स्ट शुरू करता है एनर्जी। एनर्जी, ठीक है ना। एनर्जी मतलब क्या होता है? ये आपका कैपेसिटी टू डू वर्क है कि नहीं? अगर आप सिंपल टर्म में इसको डिफाइन करेगा, क्या है ये? कैपेसिटी टू डू वर्क ना। एंड अगर आप इसको देखेगा तो ये कई एक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, वेरियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे हो गया आपका फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। जैसे हो गया आपका मैकेनिकल एनर्जी, लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी। ये सब क्या है? अल्टीमेटली आपका एनर्जी है, वेरियस फॉर्म्स। ये सब अल्टीमेटली आपका एनर्जी है ना। बट बीइंग ए सिविल इंजीनियर हम लोग बेसिकली जो डील करता है वो है आपका मैकेनिकल एनर्जी। दैट मीन्स जो आपका मशीन से प्रोड्यूस होता है। ओके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी हमको पता है जिसका वजह से हम लाइट जलाता है, या लाइक आप घर में जो पंखा चला रहा है कि नहीं। लाइट एनर्जी दैट मीन्स आपका सोलर सोलर एनर्जी हो गया। हीट एनर्जी दैट मीन्स जब भी हम कोई चीज को बर्न करता है तो वहां से जो हीट प्रोड्यूस होता है वो भी क्या है? अल्टीमेटली आपका एनर्जी है कि नहीं। जैसे हीट एनर्जी को फर्दर कोयला से हम लोग थर्मल पावर प्लांट वगैरह डेवलप करते हैं ना, वहां से हम लोग वेरियस अदर काम को करता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है वहां से, लाइक फर्दर मशीन्स वगैरह को चलाता है ना। ये सब क्या है? अल्टीमेटली आपका एनर्जी है। इसका अगर आप एसआई यूनिट देखेगा तो ये क्या है? आपका जूल है, एसआई यूनिट। समटाइम आपसे पूछ सकता है कि एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है। एसआई दैट मीन्स सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी ये है आपका जूल ना। एंड अगर आप जूल को देखेगा तो क्या है? वन जूल को अगर आप डिफाइन करेगा तो क्या है? वन जूल इज डिफाइन एज
1 joule is defined as the energy transferred to an object transferred to an object when a force of 1 Newton acts on it। एक बॉडी का ऊपर अगर आप 1 न्यूटन फोर्स इंप्लीमेंट करेगा तो आप बोल सकते हैं कि लाइक 1 जूल एनर्जी इंप्लीमेंट किया, है कि नहीं। एंड जो आपका बॉडी है, जब भी आप उस पर फोर्स अप्लाई करेगा तो बॉडी क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, है कि नहीं। तो दैट मीन्स जब आप उस पर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करेगा एंड द बॉडी और लेट्स से ऑब्जेक्ट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट यूज किया था, क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन एक्ट्स ऑन इट एंड द ऑब्जेक्ट moves in the direction, moves by let's say 1 मीटर। ओके, तो इस हिसाब से आप क्या बोल सकता है, 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर ना। 1 जूल को हम बोल सकता है कि ये 1 न्यूटन मीटर है। दैट मीन सिंपली जो आप मोमेंट जो देखता है ना, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स टाइम डिस्टेंस, है कि नहीं। तो अल्टीमेटली ये वही है। दैट मीन्स 1 न्यूटन मीटर मोमेंट आपका डेवलप हो रहा है। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम 1 जूल एनर्जी इंप्लीमेंट करके रखा है। ओके, और क्योंकि हम लोग ज्यादातर मैकेनिकल एनर्जी को डील करता है तो हम लोग यहाँ पे जस्ट उसी को देखेगा। तो वेरियस टाइप का जो मैकेनिकल एनर्जी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट का है वो क्या क्या है। वेरियस मैकेनिकल एनर्जी जो हमारा काम का है वो है, जैसे आपका हो गया पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लाइक आपका काइनेटिक एनर्जी एक्सेट्रा, है कि नहीं। तो अभी यहाँ से जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, सिविल इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि नहीं। अब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलेगा, जब भी कोई बॉडी अपना पोजीशन का वजह से अगर वो एनर्जी पोजेस करके रखा है कि नहीं, होल्ड करके रखा है, तो हम उसको बोल सकता है कि ये पोटेंशियल एनर्जी है। अगर पोटेंशियल एनर्जी को आप देखेगा तो क्या है ये, एनर्जी पोजेस ड्यू टू possessed by body due to its position, पोजीशन ना। अपना पोजीशन का वजह से अगर कोई एनर्जी बॉडी के पास है तो लाइक हम उसको बोल सकते हैं कि आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे सपोज कर लो आपके पास एक टैंक है, फॉर एग्जांपल इस टैंक में क्या है, पानी है। ये टैंक सर्टेन हाइट पे है ना। सपोज कर लो ये 10 मीटर हाइट पे है। तो अल्टीमेटली
ये पानी जो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करके रखा है टैंक में, जो पानी है वो ना। तो जैसे जैसे वो ऊपर से नीचे गिरेगा, उसका एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, कम होगा। एंड जैसे ही वो यहाँ से रिलीज होगा, इस जगह से रिलीज होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगा, एंड इसमें काइनेटिक एनर्जी गेन होना शुरू हो जाएगा ना। एंड इसको अगर आप देखेगा फॉर्मूला, तो सिंपली क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, सिंपली हम इसको पीई से डिनोट करता है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू सिंपली आपका वेट टाइम डेंसिटी। इनटू उसका डेंसिटी ना। और दूसरा अगर आप देखेगा, वेट क्या होता है, mg, सॉरी, नॉट डेंसिटी, डिस्टेंस, या फिर आप उसको बोल सकते हैं हाइट। ओके, क्योंकि ये हाइट पे पोजेस कर रहा है। तो वेट दैट मीन्स क्या है, मास टाइम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टाइम हाइट ना। तो लाइक सिंपली आपका जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, वो हो गया आपका mgh। ओके, दैट मीन्स PE इज इक्वल टू mgh। ओके, एंड दूसरा टर्म में हमको क्या पता है, mg का मतलब क्या है, वेट। हमको क्या पता है, mg इक्वल टू वेट। ओके, मास टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू W टाइम हाइट। ठीक है, कुछ डाउट है यहाँ पे। बॉडी का हाइट, मतलब सपोज कर लो ये आपका टैंक है, इस टैंक से, टैंक में पानी है, ये टैंक से जैसे पानी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका हाइट डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। हाइट डिक्रीज, जैसे जैसे इसका हाइट डिक्रीज होगा, वैसे वैसे क्या होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। एंड पोटेंशियल एनर्जी जब डिक्रीज होगा, तो उस केस में क्या होगा, आपका वैल्यू उस पोटेंशियल एनर्जी का कमेगा, बट इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगा। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, नेक्स्ट लेट्स सी काइनेटिक एनर्जी। समटाइम हम इसको के ई से डिनोट करता है। ओके, या फिर ई के से भी डिनोट करता है समटाइम। ओके, तो हम इसको सिंपल टर्म में अगर डिफाइन करेगा ऑनलाइन में, तो क्या है, इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स वेलोसिटी और मोशन। एनर्जी possessed by a body by the virtue of its motion। ओके, जो उसका मोशन है, मोशन के वजह से जो उसमें एनर्जी वो पोजेस करके रखा है, होल्ड करके रखा है, उसको हम बोलता है काइनेटिक एनर्जी। सिंपल टर्म में अगर इसका फॉर्मूला देखेगा, तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² यहाँ पे m क्या है, इसका मास है, वेयर m जो है इसका मास है, मास ऑफ अ बॉडी, एंड v क्या है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी।
लेकिन ध्यान देना, वेलोसिटी डिफरेंट होता है, स्पीड डिफरेंट होता है। आपका टॉपिक सिलेबस में वो मेंशन है, स्पीड वेलोसिटी को भी तो हम लोग आगे देखेगा ये क्या है। ओके। तो जैसे बोल रहा था कि बॉडी जब मूव करेगा तो उसका यहाँ से सपोज कर लो टैंक से पानी जब नीचे गिरेगा, तो उस केस में क्या होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। एंड जैसे ही पानी जब ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, या बॉल जब ऊपर से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, सपोज कर लो ये आपका एक बॉल है जो कि सर्टेन हाइट पे है। ओके। इस जगह में है। ओके। सर्टेन हाइट है। जैसे वो इस जगह से नीचे गिरना शुरू होगा, ठीक है ना, इस जगह से जैसे ही वो नीचे गिरना शुरू होगा, उस केस में क्या होगा, इस जगह से जैसे नीचे गिरेगा तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जब वो नीचे गिरेगा तो और इसका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। लेकिन जब बॉडी इस पोजीशन से नीचे गिरना शुरू किया, जैसे ही इस पोजीशन से गिरना शुरू हुआ, उसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। बट एट द सेम टाइम बॉडी का मोशन इंक्रीज होगा, तो वो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा उसमें। ओके। एंड अल्टीमेटली दोनों का समेशन जो है वो सेम रहेगा। ओके। तो यहीं से आपका पिक्चर में आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या बोलता है कि हम ना तो एनर्जी को क्रिएट कर सकता और ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकता, बस हम उसको एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। ओके। दैट मीन्स एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed, but it can be it can be transformed from one form to another form ना। हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकता ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकता, बट हम क्या कर सकता है, उसको एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे अरुणाचल में देखिए डैम है कि नहीं, डैम है तो लाइक वो क्या कर रहा है, हाइड्रोलिक एनर्जी, जो आपका पानी का एनर्जी है, पानी का एनर्जी को सबसे पहले डैम कंस्ट्रक्ट करता ना। जैसे आपका एक नदी जा रहा है, ये नदी जा रहा है तो हम यहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट करता है कि नहीं। इस जगह में डैम कंस्ट्रक्ट करने के बाद क्या करता है, पानी का लेवल को इंक्रीज कर देता है यहाँ पे, है कि नहीं। पानी का लेवल को इंक्रीज कर दिया, पानी का लेवल को इंक्रीज करने के बाद हम क्या करता है, उसको टनल का हेल्प से टरबाइन के पास लेके जाता है कि नहीं। एंड टरबाइन में क्या करता है, हम उसको हीट करवाता है। जैसे ही टरबाइन को हीट करवाता है, क्या होता है, टरबाइन घूमना शुरू हो जाता है। टरबाइन घूमना शुरू हो जाता है और वो क्या करता है, मैकेनिकल, दैट मीन्स ये क्या हो गया, जो आपका हाइड्रोलिक एनर्जी था, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। अभी ये मैकेनिक टरबाइन के साथ में आपका जनरेटर कनेक्टेड होता है कि नहीं। तो वो जनरेटर क्या करता है, जैसे ही वो मूव होना शुरू हो जाएगा तो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। तो हमने क्या किया, हाइड्रोलिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, मैकेनिकल एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। ओके। एंड उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ केबल आपका घर में सप्लाई करता है। एंड आपका घर में जब सप्लाई किया तो हम क्या किया, लाइट का स्विच ऑन किया। जैसे हमने लाइट का स्विच ऑन किया तो क्या होता है, लाइक वहां पे हमको लाइट एनर्जी मिलता है कि नहीं। एंड एट द सेम टाइम आप बल्ब को जस्ट पकड़ के देखिए, तो वो क्या होता है कि लाइक आपका गर्म हो जाता है।
है कि नहीं? तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फर्दर लाइट एंड हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। हम इंडक्शन चलाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हम हीटर चलाता है, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हम पंखा चलाता है कि नहीं? तो फर्दर वो क्या होता है, लाइक आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है कि नहीं? मैकेनिकल एनर्जी, एंड एट द सेम टाइम आप फर्दर जब पंखा को पकड़ के देखिएगा तो गर्म हो जाता है, दैट मीन्स वो हीट एनर्जी में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो दैट मीन्स एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में जस्ट हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमको यही चीज को बता रहा होता है कि नहीं? कुछ डाउट है यहाँ तक? फाइन, चलिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आगे चलता है। नेक्स्ट, इसका न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेगा, जस्ट थ्योरेटिकल पोर्शन आगे देखता है। नेक्स्ट पोर्शन जब देखेगा तो वहां पे आपका है, जब सिलेबस को देखेगा तो आफ्टर एनर्जी वी हैव प्रेशर। ये काफी अगेन इंपॉर्टेंट है, इस जगह से भी आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन एज वेल एज कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट इज प्रेशर। ओके, प्रेशर क्या है? सिंपली फोर्स यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, है कि नहीं? डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर आप फॉर्मूला देखेगा तो क्या है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा आपका, सिंपली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट। ओके, लेकिन वहां भी हमको ये फॉर्मूला मिलेगा, वहां पे लाइक स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया मिलता है। तो क्या फोर्स एंड प्रेशर दोनों सेम है? जस्ट मिनट, जा रहा है बात? ओके, तो वहां भी हमको क्या मिलता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। जा रहा है आवाज? हेलो? यस सर।
प्रेशर दैट मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, इवन आप देखिएगा वेरियस टाइप का प्रेशर आपका होता है, जैसे टाइप्स ऑफ प्रेशर, जैसे हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। दूसरा अगर आप देखिएगा, जैसे हो गया आपका एब्सोल्यूट प्रेशर, दूसरा अगर आप देखिएगा गॉज प्रेशर, ये सब क्या है आपका वेरियस टाइप का प्रेशर है। तो अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है और क्यों होता है ये? एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है आपका क्यों होता है? जैसे हमको क्या पता है, एटमॉस्फेयर में क्या है, लाइक पूरा आपका एयर का एक ब्लैंकेट है कि नहीं? तो ये एयर का जो ब्लैंकेट है अल्टीमेटली अर्थ सरफेस पे एक प्रेशर क्रिएट करता है, वो प्रेशर को हम बोलता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, एंड ये हमेशा आपका प्रेशर जो है आपका नॉर्मल होता है, जो भी सरफेस पे एक्ट कर रहा है उसमें 90 डिग्री पे वो एक्ट करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस। आपका सरफेस पे हमेशा ये नॉर्मल एक्ट करेगा, जो आपका एयर है, एयर का वजह से बेसिकली आपका होता है कि नहीं? एंड ये नॉर्मल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होता है, राइट? कुछ डाउट है? नोट सर। हाँ, तो ये हमेशा आपका नॉर्मल डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो यहां से एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, प्रेशर का वेरिएशन कैसे होता है? ओके, जैसे हाइट के हिसाब से प्रेशर का क्या होता है, जैसे अभी देखिए अर्थ सरफेस पे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस, सबसे ज्यादा तो लाइक आपका सी लेवल पे होगा। जैसे जैसे आप सी लेवल से लेट से हिली रीजन का तरफ जाएगा, आपका प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं? हिली रीजन मतलब माउंटेन का ऊपर में आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा ना, इसलिए जो आपका माउंटेनियर्स है बेसिकली एक स्पेशल सूट लगा के जाता है, मास्क वगैरह लगा के जाता है, क्योंकि ऊपर में आपका एयर का डेंसिटी काफी कम है कि नहीं? एयर का प्रेशर काफी कम है। ओके, स्पेस में जाने टाइम में हम क्या करते हैं, स्पेस सूट लगा के जाते हैं, क्योंकि स्पेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है तो जो हमारा बॉडी का अंदर का जो प्रेशर है वो इतना हाई हो जाता है कि अगर आप उसको स्पेशल सूट के अंदर में बंद करके नहीं रखेगा तो क्या हो जाएगा, आपका ब्लड वेसल जो है ब्रस्ट हो सकता है, फट सकता है। इसलिए आपका जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह है, उसके लिए करोड़ों रुपया खर्चा करके स्पेशल शूट बना के दिया जाता है उसको, है कि नहीं? अगर आप सी लेवल पे देखेगा तो ये 76 सेंटीमीटर ऑफ मार्कुरी होता है एट सी लेवल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मार्करी, एच जी। मार्करी का शॉर्ट फॉर्म एच जी है कि नहीं? 76 सेंटीमीटर है। अगर इसको आप इक्विवेलेंट टू वाटर के टर्म में अगर आप कन्वर्ट करेगा तो ये हो जाएगा आपका 10.3 मीटर, और 10.3 मीटर ऑफ वाटर। समटाइम पूछता है कि लेट से सी लेवल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, तो कितना है वो 76 सेंटीमीटर या फिर 760 mm। क्योंकि हमको क्या पता है 10
mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो सिंपली जो आपका सेंटीमीटर है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमको क्या मिल जाएगा, 760 ऑफ मार्करी। और उसको जब हम वाटर के टर्म में कन्वर्ट करता है तो कितना हो जाता है वो 10.3 मीटर। ओके, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछते रहता है। एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि जैसे जैसे आप हाइट को गेन करेगा आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विथ ऑल्टीट्यूड और हाइट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विथ हाइट। ओके, किस रेट से ये डिक्रीज होता है, दैट मीन्स ये बेसिकली 3.5 मिली बार डिक्रीज होता है पर 30 मीटर। इट डिक्रीजेस at the rate of 3.5 millibar for every 30 मीटर। इसी को हम लैप्स रेट भी बोलता है। वो क्या है बेसिकली आगे देखेगा। और ज्यादातर ये आप जब वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग पढ़ता है वहां पे आप देखता है इसका प्रेशर वेरिएशन। ओके, ये तो हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा क्या था प्रेशर में, जैसे हो गया आपका एब्सोलूट प्रेशर। तो एब्सोलूट प्रेशर क्या है? एब्सोलूट प्रेशर, तो जब हम इसको एटमॉस्फेरिक एब्सोलूट जीरो के हिसाब से जब हम इसको मेजर करता है तो हम इसको बोलता है एब्सोलूट प्रेशर। दैट मीन्स आप इसको बोल सकते हैं व्हेन प्रेशर इज मेजर्ड, प्रेशर इज मेजर्ड above एब्सोलूट जीरो। दैट मीन्स आपका रेफरेंस लाइन क्या है, जीरो है, तब हम इसको बोल सकते हैं एब्सोलूट प्रेशर। इट इज नोन एज एब्सोलूट प्रेशर। दैट मीन्स जीरो का रेफरेंस में आप इसको मेजर कर रहे हैं। ओके, और दूसरा टर्म में अगर आप देखेगा तो इट इज इक्वल टू गॉज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गॉज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, दोनों का समेशन है सिंपली। ठीक है, तो गॉज प्रेशर क्या है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने गॉज प्रेशर को यूज कर रहा है। गॉज दैट मीन्स मेजरेबल प्रेशर आप बोल सकता है दूसरा टर्म में। नेक्स्ट इज गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर क्या है, मतलब जो भी प्रेशर को आप मेजर कर रहा है, जैसे सपोज कर लो ये मेरा रेफरेंस लाइन है कि नहीं, ऊपर में लेट से आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, हो सकता है नीचे में लाइक आपका वैक्यूम प्रेशर है। ओके, तो जो भी प्रेशर को हम मेजर कर रहा है, ओके, जो भी प्रेशर को हम मेजर कर रहे हैं वो आपका गॉज प्रेशर है। इट इज मेजर्ड
It is measured either above or below or below the atmospheric pressure. Above or below the atmospheric pressure. Okay, ऐसे datum, ऐसे datum बेस लाइन हम उसको कंसीडर करके मेजर करेगा ना। ये मेरा डेटम बेस लाइन है। बेस लाइन का ऊपर पॉजिटिव को मेजर करो या फिर नीचे वैक्यूम को मेजर करो, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको? गॉज प्रेशर। दैट मीन्स मेजरेबल प्रेशर जो है उसको हम बोलता है गॉज प्रेशर। गॉज दैट मीन्स सिंपली मेजरेबल प्रेशर। ओके, जस्ट यहाँ पे ध्यान देना, नोट क्या बोल रहा है? इफ प्रेशर, इफ प्रेशर is below atmospheric pressure, below atmospheric pressure, then it is known as vacuum pressure. Known as vacuum pressure. ओके, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का नीचे मेजर करेगा कोई भी चीज को, नीचे साइड में, बेसिकली ये नेगेटिव है तो हम उसको बोल सकते हैं वैक्यूम ना। तभी तो लाइक आपका सेक्शन क्रिएट होता है। और वैक्यूम प्रेशर को हम समटाइम नेगेटिव गॉज प्रेशर भी बोलता है, और नेगेटिव गॉज प्रेशर। ओके, ठीक, ठीक है। कुछ डाउट है यहाँ तक? ठीक है ना? No, sir. Yes. ओके, और जनरली क्या होता है, जितना भी आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है वो बेसिकली आपका पॉजिटिव होता है। एब्सोल्यूट प्रेशर दैट मीन्स हम जीरो को रेफरेंस लेके ऊपर में मेजर कर रहा है, एंड ऊपर में तो क्या है मेरा पॉजिटिव वैल्यू है कि नहीं? तो आप बोल सकता है ऑल वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर आर पॉजिटिव। एब्सोल्यूट प्रेशर आर पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर में हमने एब्सोल्यूट प्रेशर को क्या देखा था कि लाइक वो जीरो को रेफरेंस लेके मेजर कर रहा है कि नहीं? जीरो को रेफरेंस लेके मेजर कर रहा है, दैट मीन्स अपवर्ड डायरेक्शन में मेजर कर रहा है। दैट मीन्स आपका एब्सोल्यूट प्रेशर जो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ओके, एंड अगर आप गॉज प्रेशर को देखेगा तो गॉज प्रेशर हो सकता है वो आपका पॉजिटिव हो सकता है ये आपका नेगेटिव हो। इस जगह से आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, एंड गॉज प्रेशर, गॉज तो सिंपली क्या है, मेजरेबल प्रेशर है कि नहीं? तो जीरो का रेफरेंस से अगर हम ऊपर मेजर कर रहे हैं तो हम उसको बोलेगा पॉजिटिव गॉज, एंड अगर जीरो का रेफरेंस से नीचे मेजर कर रहा है तो हम उसको क्या बोलेगा, नेगेटिव गॉज या फिर वैक्यूम प्रेशर। तो गॉज प्रेशर आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट एब्सोल्यूट प्रेशर आपका हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, इसको भी लिख ही लीजिए। गॉज प्रेशर मे बी पॉजिटिव या आर पॉजिटिव if they are above, if they are above
दैट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको पॉजिटिव बोलेगा। एंड अगर ये नेगेटिव है, दैट मीन्स ये वैक्यूम प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। एंड नेगेटिव इफ दे आर वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर। ओके। इस जगह से एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि गॉज प्रेशर पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, या पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ओके, तो वो चीज को हमेशा ध्यान देना है। ठीक है। तो ये था आपका प्रेशर। इससे रिलेटेड भी हम न्यूमेरिकल देखेगा। ओके, क्योंकि ये सब में उतना ज्यादा आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। यहाँ पे बेसिकली आपको क्वेश्चन जो पूछेगा वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एमसीक्यू में थ्योरी से बेस्ड, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछेगा। इसलिए जस्ट थ्योरी पोर्शन को पहले देख रहा है। यहाँ से लिमिटेड अमाउंट ऑफ आपका प्रेशर को देखेगा। ओके, जैसे सपोज कीजिए एक ब्रिक ब्लॉक है, उसको अगर वो कब आपको मैक्सिमम प्रेशर क्रिएट कर सकता है, कब आपको मिनिमम प्रेशर क्रिएट कर सकता है, तो न्यूमेरिकली हम वो चीज को वेरीफाई करके देखेगा। नेक्स्ट टॉपिक देखता है, दैट इज वेलोसिटी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ से भी आपको मिलेगा क्वेश्चन। वेलोसिटी, कुछ कुछ टर्म्स यहाँ पे और सुना होगा, जैसे स्पीड। क्या वेलोसिटी यानी स्पीड दोनों सेम है, क्या लगता है? ना, अलग अलग है। दोनों अलग है। एक आपका वेक्टर क्वांटिटी है, एंड दूसरा क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं? वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलता है? जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है कि नहीं? एंड स्केलर क्वांटिटी किसको बोलता है? जिसका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन को हम बेसिकली कंसीडर नहीं करता। ओके, तो वेलोसिटी जो है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों है। ओके, एंड अगर आप इसको डिफाइन करना चाहेगा तो क्या है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एंड इसको हम बेसिकली एक्सप्रेस वैसा ही करता है जैसा आप स्पीड को करता है। इसका ऐसा यूनिट है, इसका मीटर पर सेकेंड। ओके, ये है आपका वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा अगर आप देखेगा स्पीड, तो स्पीड क्या है? स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी है। ओके, स्पीड क्या है आपका? स्केलर क्वांटिटी है। ओके, इसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, एंड अगर हम इसको डिफाइन करेगा तो कैसे डिफाइन करेगा? इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, यह है आपका
रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, वेयर एज आपका वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ये डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? हम्म? जैसे सपोज कर लो, अ, ये ईटानगर है, ओके, यहाँ पे आपका ईटानगर है, राइट, यहाँ पे आपका नाहरलगन है, राइट। अभी ईटानगर से रास्ता कुछ इस टाइप से घूम के जा रहा है नाहरलगन तक, लेट्स से ये ईटानगर है, ये आपका नाहरलगन है कि नहीं? तो डिस्टेंस दैट मीन सिंपली ये जो ट्रैक को आपका बॉडी मूव करके गया है कि नहीं, ये पूरा ट्रैक को हम ट्रेस करेगा, एंड ये कितना डिस्टेंस को कवर कर रहा है वो चीज को हम निकालेगा, है कि नहीं? वेयर इज डिस्प्लेसमेंट क्या है, सिंपली ये दोनों का बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस, है कि नहीं? तो ये वाला मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, एंड ये वाला क्या है मेरा, डिस्टेंस, ओके। ये कई बार अपना डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, दो पॉइंट का बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, समझ रहे? ये डिफरेंस है आपका दोनों में। जस्ट सी, डिस्प्लेसमेंट, ज्यादातर केसेस में आप देखेगा हम इसको एस से डिनोट करता है डिस्प्लेसमेंट को। ये भी क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बेसिकली दो पॉइंट का बीच का, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। जैसे ईटानगर एंड नाहरलगन का बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आप देखेगा तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट से जस्ट इसको इंडिकेट किया, जस्ट ये जो आपका लाइन है ये जस्ट हमको इंडिकेट कर रहा है कि लाइक ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। वेयर इज डिस्प्लेस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट है, वेयर इज ये जो ट्रैक जो आपका रोड है ईटानगर एंड नाहरलगन का बीच का, इसको अगर आप पूरा को मेजर करके जाएगा सेंटर लाइन से तो हमको क्या मिलेगा, दोनों का बीच का डिस्टेंस, दैट मीन्स वहां पे हमको कुछ भी ये नहीं करना होता, है कि नहीं? इसका ऐसा यूनिट अगर आप देखेगा तो क्या है, ऐसा यूनिट इसका मीटर है, मीटर, ठीक है। दैट मीन्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या है, इसमें दोनों मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों है इसमें, ओके। स्पीड को अगर देखेगा तो क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है, ओके। इट इज द डिस्टेंस ट्रेस्ड बाय बॉडी, इट इज द path traveled by the body while moving from one point to another point। ना, पूरा पाथ को जब आप ट्रेस करेगा जो ट्रेवल किया, एंड उसको जब आप मेजर करेगा तो वो क्या है आपका, स्पीड, है कि नहीं? डिस्टेंस को लिख रहा था हम, नॉट स्पीड, इसको करेक्ट कर लीजिए, दिस इज डिस्टेंस नॉट स्पीड, ओके। समटाइम हम इसको डी से डिनोट करता है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। एंड जो बॉडी एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक जो मूव करके गया, है कि नहीं, उसका बीच का जो पाथ को वो जो ट्रेस किया, ट्रेवल किया, वही चीज हमको क्या बताता है, डिस्टेंस को बताता है। इसका भी ऐसा यूनिट अगर देखेगा तो क्या है,
ऐसा यूनिट इसका भी आपका मीटर है सिंपली। ठीक है, स्पीड को तो हम लोग पहले देख चुका था, बाय मिस्टेक टॉपिक स्पीड लिख दिया था। नाउ नेक्स्ट, जब हम डिस्टेंस को देख रहे हैं तो हमको स्पीड पता होना चाहिए, क्योंकि स्पीड क्या है आपका डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, एंड आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो जस्ट आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दो पॉइंट का बीच का, एंड वेलोसिटी क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेगा तो हमको एक्सीलरेशन मिलेगा। तो नेक्स्ट जो हम देखेगा वो है आपका एक्सीलरेशन। एंड इसको हम समटाइम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है क्या, ये भी क्या है आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, क्योंकि इसमें दोनों मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों होता है। एंड इसको अगर आप डिफाइन करेगा तो क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम बोलता है एक्सीलरेशन, है कि नहीं। अभी ये दो टाइप का होता है, क्योंकि ये तो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये दो टाइप का होता है, एक है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, दूसरा है आपका नेगेटिव एक्सीलरेशन। ओके, ओके, सिंपली हम उसको ए से डिनोट करता है। दूसरा है आपका नेगेटिव एक्सीलरेशन। ओके, एंड ये जो नेगेटिव एक्सीलरेशन है इसी को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन भी बोलते हैं, which is known as is also known as retardation। ओके, नेगेटिव एक्सेलरेशन दैट मींस रिटार्डेशन। जैसे आप बाइक चला रहे हैं, जब आप एक्सेलरेटर को टर्न करता है कि नहीं, एक्सेलरेटर में जब आप टर्न करते हैं तो क्या होता है, बाइक आपका एक्सेलरेट होता है, दैट मीन्स वो आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो गया। सपोज कर लो आपने चलाते चलाते कोई ऑब्स्ट्रक्शन को देखा, है कि नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन को देखने के बाद क्या करता है, ब्रेक इंप्लीमेंट करता है, ब्रेक हिट करता है, ब्रेक पेडल को हिट करता है। तो जैसे आप ब्रेक पेडल को हिट किया तो क्या होता है, आपका वेलोसिटी रिड्यूस होना शुरू हो गया, दैट मीन्स आपका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, रिड्यूस होना शुरू हो गया। तब हम उसको क्या बोलेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक। एक्सीलरेशन को अगर आप देखेगा फर्दर तो ये आपका यूनिफॉर्म हो सकता है या वेरिएबल एक्सीलरेशन हो सकता है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दैट मीन सपोज कर लो आप ईटानगर से नाहरलगुन जा रहा है, आप सेम कंस्टेंट एक्सीलरेशन को मेंटेन करके गया तो हम उसको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन बोल सकता है। वेरिएबल एक्सीलरेशन दैट मीन्स जब आपको रास्ता खाली दिखा तो आप एक्सीलरेट किया, जब आपको ऑब्स्ट्रक्शन दिखा तो क्या किया, गाड़ी को थोड़ा स्लो किया, तो लाइक आपका वेरिएबल एक्सीलरेशन आप इसको बोल सकता है। दैट मीन्स कंस्टेंट वेलोसिटी, और लेट्स से सिंपल टर्म में अगर आप देखेगा तो कांस्टेंट स्पीड के साथ में आप मूव नहीं कर रहा है, उस केस में हम क्या बोलता है इसको, वेरिएबल एक्सीलरेशन। दैट मीन्स अलग अलग स्ट्रेच ऑफ रोड में लाइक आपका स्पीड अलग अलग था। ठीक है, जैसे कंस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है क्या, ओके, या दूसरा है आपका वेरिएबल एक्सीलरेशन। जब आप सेम
यूनिफॉर्म रेट से आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन भी यूनिफॉर्म रहेगा। जब वेरिएबल रेट से आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन भी आपका चेंज होगा, है कि नहीं? नो। तो ये सब जो आप देख रहा है, यहां से हमको मिलता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमने जो एक्सेलरेशन देखा, हमने जो वेलोसिटी देखा, ये सब से हमको मिलता है इक्वेशंस ऑफ मोशन, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस जगह से आपको क्वेश्चन अगेन न्यूमेरिकल पूछ सकता है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। सिंपल टर्म में हमको क्या पता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ओके। दूसरा, यहां से हमको क्या पता है? v इक्वल टू, v एंड u को समझने में काफी दिक्कत होता है। v इक्वल टू u प्लस at। नेक्स्ट है आपका v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। एंड नेक्स्ट है आपका s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पे ये u v a क्या है? वेयर v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, u जो है आपका इनिशियल वेलोसिटी। ओके। देन a है आपका एक्सीलरेशन, t जो क्या है आपका टाइम है, एंड s जो क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट। कुछ डाउट है यहां तक? ये जो आपका चार इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपका दिमाग में हमेशा होना चाहिए। इस जगह से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकता है, पूछ सकता है आपसे इक्वेशंस ऑफ मोशन से रिलेटेड। यहाँ से लाइक आपको न्यूमेरिकल पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ओके। किस टाइप का न्यूमेरिकल आ सकता है? ऑफ कोर्स जो न्यूमेरिकल होगा छोटा ही होगा। ओके। आप आसानी से उसको विद इन 2 मिनट सॉल्व कर सकता है, प्रोवाइडेड कि आपको रूल्स पता है। ठीक है। कुछ इश्यूज है? किसी को कुछ डाउट है अभी तक? ओके, आगे चलता। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेंसिटी। 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 ओके। ये बेसिकली एक बॉडी का कैरेक्टरिस्टिक्स है। नॉट बॉडी मतलब कोई भी चीज का ये प्रॉपर्टी है। ओके। कोई भी सब्सटेंस का प्रॉपर्टी है जो कि आपको रिलेशनशिप बताता है उसका वेट एंड लेट से उसका मास का, है कि नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम। ओके। इट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंस which give relationship
बिटवीन मास, वेट एंड वॉल्यूम। ओके, अल्टीमेटली ये आपका डिग्री ऑफ कंपैक्टनेस को इंडिकेट करता है। दैट मीन्स जैसे सपोज कर लो, आपके पास एक स्पोंज है। ओके, लेट्स से जिसका साइज 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का है। ओके, एक स्पोंज है। सेम साइज का आपका एक ब्रिक का ब्लॉक है, 20 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर का आपके पास दूसरा ब्रिक ब्लॉक है कि नहीं? तो अभी जब आप उठाएगा तो जो स्पॉन्ज है वो हल्का होगा, क्योंकि उसमें कंपैक्टनेस नहीं है, पोरोसिटी है, काफी पोर्स है उसमें। वेरस जब आप ब्रिक ब्लॉक को उठाएगा तो वो क्या है, काफी हेवी होगा, क्योंकि वो कंपैक्टेड है, जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे का बहुत क्लोज क्लोज में पैक किया हुआ है कि नहीं? तो हम क्या बोलेगा कि लाइक आपका जो ब्रिक का डेंसिटी है वो हाई है एज कंपेयर टू लाइक आपका स्पॉन्ज। ठीक है, तो ये डेंसिटी आपका दो टाइप का होता है, एंड इसका डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन आपको सोइल मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको मिलता है। डेंसिटी अगर आप देखेगा तो ये दो टाइप का है, क्या क्या है? एक है आपका मास डेंसिटी, इसको हम समटाइम रो से डिनोट करता है, एंड दूसरा है आपका वेट डेंसिटी, इसको हम गामा से डिनोट करता है। तो ये मास डेंसिटी क्या है? मास डेंसिटी, क्योंकि अल्टीमेटली हमको पता है कि लाइक डेंसिटी जो है आपका कोई भी सब्सटेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है, और लेट से उसका रिलेशनशिप को बताता है कि उसका वॉल्यूम एंड उसका वेट और लेट से उसका मास का बीच में क्या रिलेशनशिप है ना? तो क्या है, सबसे पहले देखते हैं मास डेंसिटी। रो से डिनोट करता है, क्या है ये? रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। ओके, तो जैसे हमको पता चल रहा है कि लाइक रो इज इक्वल टू एम बाई वी, तो इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट हो जाएगा, मास को हम क्या से डिनोट करता है? केजी से। वॉल्यूम को हम क्या से डिनोट करता है? लेट से मीटर क्यूब से, है कि नहीं? तो लाइक इसका यूनिट क्या होगा? केजी पर मीटर क्यूब। ये पी नहीं है, ये रॉ है, हाँ, रॉ है ये, रॉ। फाइन, तो दैट मीन्स आपका मास डेंसिटी सिंपली क्या है? मास बाय वॉल्यूम। ओके, दूसरा क्या है आपका? वेट डेंसिटी। वेट डेंसिटी क्या होता है? सिंपली अगर आप उसको डिफाइन करेगा तो ये है आपका वेट बाय वॉल्यूम। वेट डेंसिटी सिंपली अगर आप देखेगा तो क्या है? वेट बाय वॉल्यूम, है कि नहीं? बट हमको क्या पता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से हमको क्या पता है? वेट इक्वल टू क्या होता है? मास टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही होता है ना? मास टाइम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दैट मीन्स हम ये इक्वेशन नंबर 2 में 3 को डाल सकता है, फ्रॉम 2 एंड 3। 2 एंड 3 क्या लिख सकता है? वेट डेंसिटी इज इक्वल टू, वेट का जगह हम लिख सकता है मास टाइम जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके, दैट मीन्स एम बाय वी इंटू जी, ऐसे लिख सकता है ना?
मास बाय वॉल्यूम टाइम जी हमेशा लिख सकता है। तो इक्वेशन नंबर, ये लेट से आपका हो गया, ये 3 है, तो ये हो जाएगा लाइक आपका 4। ओके। तो इक्वेशन नंबर जस्ट 1 और 4 में देखिए, 1 में क्या लिख रहा है, रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम का जगह हम क्या लिख सकता है, सिंपली रो लिख सकता है। रो इज इक्वल, गामा इज इक्वल टू रो बाय जी। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ओके। एंड ऑफ कोर्स आपका जो वेट डेंसिटी है, गामा का यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट के ऐसा यूनिट हो जाएगा लाइक आपका न्यूटन या किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर हम ग्रेटर वैल्यू को ले रहे हैं तो किलो न्यूटन है, नीचे में भी हम मीटर को लेगा तो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, या फिर लेट से आपका न्यूटन पर एमएम क्यूब। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये रिलेशनशिप को आप डायरेक्टली यूटिलाइज करता है सॉइल मैकेनिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है। कुछ डाउट है यहाँ तक? किसी को कुछ प्रॉब्लम है? हेलो। ओके, आगे चलता है। दैट इज लास्ट टॉपिक आपका मेजरमेंट का, एंड वो है आपका मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। ओके। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, मेट्रिक सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, दैट मीन्स जो हम मेट्रिक सिस्टम यूटिलाइज करता है। ओके। एंड ये ज्यादातर आपका बहुत सारा कंट्री में आज के डेट में हम यूटिलाइज करता है, और आजकल हम सबसे ज्यादा यूज जो करता है वो है आपका एसआई यूनिट, है कि नहीं? तो मेट्रिक सिस्टम को अगर आप देखेगा तो मास के लिए हम क्या यूज करता है, मास के लिए सिंपली हम एम को यूज करता है, और मास को हम मेजर करता है लेट से केजी में, एम तो उसका सिंबल है। ओके। लेंथ को हम क्या से मेजर कर, क्या में क्या से डिनोट करता है, ये सिंपली आपका एमएम या सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर में मेजर करता है, मीटर या फिर किलोमीटर में मेजर करता है कि नहीं? इसको भी अगर आप देखेगा तो लेट से हम इसको ग्राम या किलोग्राम में मेजर करता है। वेट को अगर आप देखेगा तो क्या में हम मेजर करता है? ओके। वेट को अगर देखेगा तो क्या होता है, ये आइदर न्यूटन या फिर सिंपली आपका किलो न्यूटन से मेजर करता है। यही सब हो गया आपका लेंथ, मास, वेट। एंड अगेन इंपॉर्टेंट है लाइक आपका नेक्स्ट वन इज वॉल्यूम। ओके। वॉल्यूम को हम क्या से मेजर करता है, वॉल्यूम को हम लीटर से मेजर करते हैं, है कि नहीं? लीटर। ओके। नाउ यहां से आपको काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जो आपको पता होना चाहिए। क्या? दैट मीन्स 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है। 1 किलोग्राम। ओके। दूसरा टर्म में अगर आप देखेगा एमएम के टर्म में, तो लाइक आपका 10 mm इज इक्वल टू कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमेशा हम गलती करते हैं। एंड अगेन 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, यही होता है ना? एंड अगेन अगर आप देखेगा 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। बीइंग ए सिविल इंजीनियर हम ज्यादातर ये डिस्टेंस मेजरमेंट को डील कर रहा होता है कि नहीं? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये रिलेशनशिप, समझा? तो समटाइम हमको एमएम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, या फिर सेंटीमीटर को एमएम में कन्वर्ट करना होगा। तो अगर हमको वाइस वर्सा करना है,
लेंथ वाला को ही देखिए, क्योंकि सबसे ज्यादा हम इसी को यूज करता है, एंड सबसे ज्यादा गलती भी हम यहीं पे करते हैं। ओके, बाकी उतना प्रॉब्लम नहीं करता। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेगा तो क्या हो जाएगा? सी, इसी रिलेशन को यूटिलाइज करेगा किसी किसी भी कन्वर्जन के लिए। फाइन। या फिर सबसे पहले शुरू वाला से ही करता है। जैसे हमको क्या पता है, 10 mm इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ना। देयरफॉर 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर। दैट मीन्स 0.1 सेंटीमीटर होगा। सिमिलरली हमको क्या पता है, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर ना। देयरफॉर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 मीटर। काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। वैसा ही लाइक हमको मेनी ए टाइम मीटर एंड किलोमीटर में भी कन्वर्जन करना होता है। क्या पता है हमको, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। देयरफॉर 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर ना। दैट मीन्स 0.001 किलोमीटर। ये बार बार आपको यूज करना पड़ सकता है। ओके, ये वाला और मीटर एंड सेंटीमीटर, ये रिलेशनशिप भी बार बार आपको यूज करना पड़ सकता है, स्पेशली आरसीसी में। मतलब सर्टेन पैरामीटर आपको एमएम में दिया हुआ होता है, सर्टेन पैरामीटर आपको मीटर में दिया हुआ होता है, तो आपको कन्वर्ट करते रहना पड़ता है। ठीक है, कुछ डाउट है यहाँ तक? एंड दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका मीटर एंड लीटर का रिलेशनशिप। जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम को तो हम लीटर में भी मेजर कर रहे हैं। ऑल्सो वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में भी मेजर करता है कि नहीं? जैसे सपोज कर लो आपका लिक्विड है, लिक्विड को हम क्या से मेजर करते हैं, लीटर के टर्म में मेजर करता है। अगर सॉलिड है, सॉलिड को हम मीटर क्यूब के टर्म में मेजर करता है। तो ये लीटर एंड मीटर क्यूब का क्या रिलेशनशिप है, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ओके, क्या पता है हमको, 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। ठीक है, नाउ चेकआउट, अगर कुछ इश्यूज है, किसी को कुछ डाउट है तो बताइए। कुछ प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। ये थी, ओके, ये थ्योरेटिकल पार्ट था। अभी इससे रिलेटेड कल परसों लाइक हम लोग न्यूमेरिकल देखेगा। होपफुली मंडे तक हम लोग का ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग यहाँ से एमसीक्यू भी देखेगा। एक सेशन हम लोग इसका एमसीक्यू का रखेगा। ठीक है, तो आज यस सर। यही रखता ना, रिवाइज कीजिए। ये एंड होगा। अभी जस्ट सी, जस्ट ये फर्स्ट यूनिट मतलब 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपको देखने में लग रहा होगा इतना छोटा सा है, धीरे 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 कब पता चला कि पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए अभी कम है, अभी से ही इस चीज को रिवाइज करते रहना है। ठीक है, ओके देन आज यही रखता।